शायर ने लिखा है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है और जब निकल जाती है बू तो गुल बेकार होता है। आप फ़कीरी लाइन हैं तो आप दुनिया में क्यों पड़े हुए हैं? आप पहाड़ों में जाके तपस्या क्यों नहीं कर रहे? फ़कीर को चाहिए क्या? कौमी पक्ष चाहिए। फ़कीर को चाहिए कि बुलंदी पर पहुंचना और अपने खुदा से मिलना, उससे ताल्लुकात जोड़ना है। तुम जो ये द्वेष फैला रहे हो, ये जो राजनीति गंदी कर रहे हो, इस देश का बेड़ा गर्क करने पर तुलोगे नहीं। अभी मेरे 2-3 सवाल होंगे, एक जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। मुझे लगता है इनको भारत के सन्यास का मतलब ही नहीं पता है अभी तक। बुद्ध ज्ञान प्राप्त होने के बाद अपने जीवन के 46 वर्ष लोक कल्याण के लिए समर्पित करते हैं। इस देश के अंदर ऋषि परंपरा राष्ट्रीयता के लिए समर्पित रही है और हम भी भारत की राष्ट्रीयता को समर्पित होकर के राजनीति को एक मंच बना करके कार्य कर रहे हैं, जहां पर भारतीय राष्ट्रीयता का गला दबाने का कार्य हो रहा है। उन गला दबाने वालों को दरकिनार करने के लिए उस मंच के रूप में हम लोगों ने इस राजनीति को स्वीकार किया है। ब्रेक लेना होगा बहन जी, और ब्रेक के बाद जब हम लौटे। मेरा नाम डॉक्टर अहमद खान है। आदित्य जी, आप वैसे तो बहुत भोले हो और बहुत चेहरा भी आपका ऐसा लगता है कि वाकई बड़े मासूम हो, लेकिन आप जब भी बात करते हो कुछ ऐसी बात करो जिससे पब्लिक के लिए अच्छी लगे और देश चलने की बात हो। आप करते हो कश्मीर की बात करते हो, आप करते हो पाकिस्तान से मुसलमानों की बात करते हो कि बाहर भेजो। आपका अगर ये एजेंडा में है कि मुसलमान इस देश से चले जाए तो बताओ कहाँ जाए, भेजो उन्हें, कहाँ भेजना है? अगर आपका यही है, भाई आप तो योगी हो, आप तो कम से कम उनको आशीर्वाद दो। सारे देश के लिए सब फूल है आपके बराबर, आपके लिए। मैंने ये तो नहीं कहा कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दीजिए। मैंने ये कहा भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है और भारत की मोदी सरकार इस कार्य का निर्वहन कर रही है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कश्मीर में हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ, क्या कभी आप लोगों ने निंदा किया? क्या अपने जुमे की नमाज में इन बातों को आप लोगों ने कभी खंडन किया कि कश्मीर के हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ है उसका निंदा करते हैं? मेरी आपत्ति है, आपने भी कहा मेरी आपत्ति है। अभी आपने कहा आप लोगों ने इससे क्या तात्पर्य है? क्यों नहीं खंडन किया इन्होंने? इससे क्या तात्पर्य है? इन सबसे जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इन सबसे मेरा तात्पर्य है कि इन लोगों ने आखिर इस बात का खंडन कभी क्यों नहीं किया कि कश्मीर में जो कुछ हिंदुओं के साथ हुआ वो गलत हुआ है? खंडन करें ये लोग भी उसका। ऐसे लोगों को कंडम किया जाना चाहिए जो देश के अंदर जाति और मजहब के आधार पर भावनाएं भड़का करके समाज को बांट रहे हैं और देश को कमजोर कर रहे हैं। मैं आपके चरणों में पहले तो कोटि कोटि नमन करता हूं। सर, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार जो आई थी वो पाकिस्तान का एक मारे, अगर उसने हमारा इंडिया का एक मारा, हम उनके 100 मारेंगे। जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से कश्मीर में डेली पंगे हो रहे हैं। चीन हमें डांट रहा है, क्या ना श्रीलंका हमें डांट रहा है। दूसरी बात, पहलू जो हमारे सवाल का ये है कि आप अभी कह रहे हो जो संप्रदाय के लोगों ने जेल भेजना चाहिए, तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए। आज सीमा पर पाकिस्तान गोलीबारी करता है तो उसका जवाब मोर्टारों से भारत की सेना करती है और पाकिस्तान दुनिया के अंदर चिल्लाता भागता फिरता है। ये भारत की मजबूत विदेश नीति को प्रदर्शित करता है और भारत की सुरक्षा को प्रदर्शित करता है। आज चीन भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस नहीं करता है। यमन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए जिस तेजी के साथ वहां पर राहत कार्य भारत ने किया है, दुनिया के अंदर एक मिसाल प्रस्तुत किया है। क्या इससे पहले कभी हुआ है? आप लोगों को धन्यवाद करना चाहिए मोदी जी का और कम से कम नतमस्तक होना चाहिए उनके चरणों में कि कम से कम देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की व्यवस्था उन्होंने की है, प्रत्येक नागरिक का सम्मान उन्होंने दिलाया है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और मैं आपसे एक चंद सवाल पूछना चाहता हूं। न मस्जिद की बात कर, न शिवालों की बात कर, न मस्जिद की बात कर, न शिवालों की बात कर, लोग हैं भूखे तो निवालों की बात कर। मुझे आप बताइए कि धर्म, वस्त्र और भोजन ये किसी भी व्यक्ति का निजी मामला होता है। हम आपसे नहीं कहेंगे आप पैंट शर्ट पहनिए, कोट पहनिए, टाई पहनिए, क्योंकि आपका निजी मामला है। ये कुर्ता धारण करना, ये कलर पहनना, ये आपका निजी मामला है। तो आप इस निजी मामले को क्यों उठाकर सियासत करते हैं? और इस सियासत में आपको मुंह की खानी पड़ी है यूपी में। 73 सीटें जीते हैं। सुनिए, आपके उपचुनाव की बात कर रहा हूं। सुनिए, आपने 15 में से सिर्फ 2 सीटें जीती, 15 में से 2 सीटें जीती। हम लोग दिला देता हूं, मैं याद दिलाता हूं। वो आपको कुछ जानकारी नहीं है। हम 80 में से 73 सीटें जीते हैं। मैन जी वो कह रहे हैं आपने लव जिहाद का अभियान चलाया था, 11 में से 8 सीटें हार गए थे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में। देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव कोई भी होते हैं, यह सत्ता का चुनाव होता है। और घबराइए मत कि हम लोग 2017 के चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार यूपी में बनाएंगे। आपको मुझे लगता है पहले से मैं इस बात की बधाई दे रहा हूं। आप राजनीति के ऊपर सब कुछ कह देते हो। हम सब बैठे हैं यहाँ, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सब एक है, हिंदुस्तानी है। आपको ये बात से छुटकारा मिलना चाहिए और
सबक ले लेना चाहिए कि आप पिछली सरकार पर छींटे मार रहे थे, उसके ऊपर बहुत कुछ आप सत्ता में आए। 1 साल की राजनीति आपने किस बेस पे चलाई है, कैसे चलाई है? ऐसे चलाए राजनीति? ऐसे नहीं चलती, नहीं, धर्मों पर नहीं चलती, जातियों पर नहीं चलती। सीखो, तुम्हें देख कर रोना आता ये हमें। उपदेश पे। ये उपदेश भाईचारे की बात एक कश्मीर घाटी में जाकर करते अच्छा होता। मुझे लगता है कि हर हिंदू भाईचारे के उद्देश्य को अच्छी तरह समझता है और मुझे लगता है कि इनके उपदेश की आवश्यकता यानी कश्मीर में जाकर के उनके उपदेश करना चाहिए। इस प्रकार की तहरीर इनको कश्मीर में जाकर करनी चाहिए। आप एक तरफ मांग करते हैं धर्मांतरण पर कानून की और दूसरी तरफ अभियान चलाते हैं घर वापसी का, दोनों एक साथ कैसे चल सकती हैं? बिल्कुल, हम कहते हैं इस बारे में जी, इसमें कोई बुराई नहीं। धर्मांतरण पे कानून बन जाएगा, अपने आप सब कुछ समाप्त हो, अपने आप ठीक हो जाएगा सारी बातें। घर वापसी क्या है? लोकतंत्र देखिए, किसी कालखंड में जोर जबरदस्ती से जिन लोगों को धर्मांतरण कराया गया था, अगर वो स्वेच्छा से घर वापस आना चाहते हैं, या घर वापसी है धर्मांतरण नहीं, अगर वो स्वेच्छा से आना चाहते हैं, कोई दबाव नहीं, कोई लोभ लालच नहीं, लेकिन अगर वो स्वेच्छा से आना चाहते हैं, लेकिन धर्मांतरण में छल है, छद्म है, धोखा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि धर्मांतरण बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी लोभ लालच के होना चाहिए, और आप जो घर वापसी करते हैं उसमें ये नहीं होता। इसको लेकर 2-3 सवाल है मेरे, आप इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। आगरा में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। आगरा में 300 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का प्रयत्न हुआ। आप गलत बोल रहे हैं। देखिए, आगरा में कोई भी किसी प्रकार का कोई धर्मांतरण ना हम लोगों के संगठन ने किया था, ना हम लोगों की किसी संस्था का उसमें कोई योगदान था। जी, अब आप बड़ी आसानी से बच के निकलना चाह रहे हैं बहन जी, मामला समाप्त आसानी से नहीं। हाँ, हम लोगों ने अलीगढ़ में कार्यक्रम की तैयारी की थी, प्रशासन ने मना किया, हम लोगों ने कार्यक्रम रोक दिया। जी हाँ, आगरा के 300 लोग थे जो कि नमाजी टोपी बांधे हुए वहां पर बैठे हुए थे और हवन हो रहा था, टीका लगा हुआ था। उसके बाद ये कहा गया कि इनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और ये स्वेच्छा से कराया जा रहा था। अगले दिन वो क्या बयान देते हैं? धर्म परिवर्तन नहीं, वो घर वापसी चाहते थे। घर वापसी, वे घर वापसी चाहते थे। उन्होंने घर वापसी कहते हैं, लोग धर्म परिवर्तन कहते हैं। उन्होंने स्वयं मंदिर भी बनाया वहां पे। उन्होंने अगले दिन ये कहा कि हमें तो ये कहा गया था कि तुम्हें राशन कार्ड और आधार कार्ड मिलेंगे। ये प्रलोभन नहीं है? आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? क्या भाजपा की सरकार है? जब उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के अंतर्गत राशन कार्ड, आधार कार्ड आता है, राज्य सरकार इसको बनाती है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी क्या लालच उसमें देगी? एक व्यक्ति है, बात पुरानी हो गई लेकिन आप जरूर जानते होंगे, राजेश्वर सिंह जी। ये एक संस्था चलाते थे, धर्म जागरण समन्वय समिति, और ये बहुत सुर्खियों में रहे यही धर्म परिवर्तन घर वापसी के मुद्दों को लेकर के। मैं आपको इनका बयान सुनाता हूं जो अखबार में छपा, जिसका खंडन नहीं हुआ। इन्होंने ये कहा, हर महीने 50 लाख रुपए का खर्च है 1000 परिवारों का धर्म परिवर्तन कराने का। 8 से 10 लाख रुपए तो सिर्फ पेट्रोल डीजल पर सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खर्च करते हैं हर महीने। इतना पैसा लग रहा है और आप कह रहे हैं स्वेच्छा से घर वापसी हो रही है। लोभ लालच पे नहीं ना, और हर वक्तव्य का खंडन नहीं किया जाता है। जो व्यक्ति बोल रहा है किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहा है, जब मैंने उनका वक्तव्य पढ़ा होता तो मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया दे सकता था। मैंने ना वक्तव्य पढ़ा है, ना मैंने उनका वक्तव्य सुना है, इसलिए उस पर वक्तव्य देने के लिए राजेश्वर जी ही मुझे लगता है सक्षम होंगे। योगी जी, मेरा सवाल ये है, अभी 2 हफ्ते पहले मुलायम सिंह जी ने मोदी जी से एक गुप्त मीटिंग की, और हम सभी लोग जानते हैं मुलायम सिंह जी एक संप्रदाय विशेष की रहनुमाई कर रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा हिडन एजेंडा है मोदी जी और मुलायम सिंह जी के बीच में, जो कि जातिगत ध्रुवीकरण करने का एक प्रपंच रचा जा रहा है? क्या कुछ ऐसा है? मोदी जी पूरे देश को चला रहे हैं, पूरी